अपग्रेड। सो आज का जो वीडियो है हमारा वो है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स का नेक्स्ट वीडियो, और टॉपिक का नाम है समरफिल्ड्स एक्सटेंशन टू बोहर्स मॉडल। समरफिल्ड एक्सटेंशन टू बोहर मॉडल, तो ये टॉपिक हमारा रह गया था, तो मैंने सोचा इसका भी क्यों ना वीडियो बना दिया जाए, तो आज वो वीडियो आ चुका है। ठीक है, तो अब समरफिल्ड एक्सटेंशन टू बोहर्स मॉडल, देखो एक्सटेंशन टू बोहर्स मॉडल बोल रहे हैं ना, तो अब इस टॉपिक को समझने से पहले आपको बोहर्स मॉडल का जो वीडियो है वो अच्छे से आना चाहिए। बोहर्स मॉडल का जो भी कंसेप्ट है वो आपको आना चाहिए। तो आई होप आपने देखा होगा वीडियो। अगर फिर भी आपने वीडियो नहीं देखा हो तो आपको वो वीडियो पहले देखना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही ये समझेगा, वरना नहीं समझेगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। सो देखो, बोहर्स मॉडल का एक्सटेंशन बोल रहे, तो मतलब सीधी सी बात है, बोहर्स मॉडल कंप्लीटली सही नहीं रहेगा, मतलब 100% सही नहीं रहेगा, कहीं पर तो वो फेल हुआ होगा, सही बात है। तो अब वो कहां पर फेल हुआ, अब वो देखो, सो अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमता है, और ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमता है, हम लोगों ने क्या बोला था, वो उसका जो बोहर्स मॉडल का सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन था, सही बात है, उसमें भी दो था। एक हम लोग ने बोला था न्यूक्लियस को फाइनाइट और इनफाइनाइट कंसीडर करके किया था, दो दिया था, एक फाइनाइट मास और इनफाइनाइट मास कंसीडरेशन में किया था, तो वो सब हम लोग ने किया हुआ है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ ना, मेन चीज में क्या बोल रहा हूँ, तो बोहर मॉडल किस चीज में फेल हुआ था, वो इट कुड नॉट एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर। बोहर मॉडल फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो अब नेक्स्ट चीज आता है, किसका फाइन स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस का, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का जो फाइन स्ट्रक्चर था उसको बोहर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि सर फाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज फाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब फाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है वो समझते हैं। जैसे कि हमने बोला था कि एनर्जी लेवल्स होते हैं एटम्स में, सही बात है, एनर्जी लेवल्स n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग, n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग, n इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, सही बात है। तो जब हम आगे बढ़े, हमारा टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, हम आगे बढ़े टेक्नोलॉजी के फील्ड में, तो जब हमने इसको हाई रेजोल्यूशन इक्विपमेंट्स में देखा, तो हमको जो चीज एक सिंगल लाइन दिख रहा था, अब वो क्या दिखने लगा हमें, वो हमें दिखने लगा कुछ ऐसा। अब एक्चुअल में देखो क्या होता है, सिंपल सी बात है, रियल में अगर हम लोग समझने जाए ना, तो एक्चुअल में हमें ये लाइन नहीं दिखता, हमें दिखता क्या है, ये जो ट्रांजिशन होता है ना, ये जो ट्रांजिशन होता है ना, जब ये ट्रांजिशन करेगा तो कुछ फोटोन एमिट करेगा, तो उस फोटोन को हम लोग क्या करते हैं ना, प्रिज्म के थ्रू पास करा के हम लोग अपने स्पेक्ट्रोग्राफ में देखते। और स्पेक्ट्रोग्राफ में देखते मतलब हम लोग वेव नंबर स्केल में देखते, सही बात है। तो अब वेव नंबर स्केल कुछ ऐसा रहता है इसका, तो जब ये ट्रांजिशन करेगा, फोटोन निकल के आएगा, तो मुझे उस ग्राफ में एक दिखेगा, मतलब देखो ये लाइन बड़ा है मतलब उसका इंटेंसिटी ज्यादा है, लाइन छोटा है मतलब उस वेव नंबर के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है या वेव नंबर का इंटेंसिटी कम है, सही बात है। इस साइड ज्यादा वेव नंबर है, इस साइड कम वेव नंबर है, वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू कम है, और जब हाइट ज्यादा कम रहेगा मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है कम इंडिकेट करता है, सही बात है। अब बेसिक क्वेश्चन, हमें ये एनर्जी लेवल्स नहीं दिखाई देते, तो हम लोग एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ते क्या है, हम लोग क्या करते, एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसके रिजल्ट का ना इंटरप्रिटेशन। तो हम लोगों ने एक्चुअल में ये ऐसा देखा नहीं है, ऐसा एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन ऐसा एनर्जी लेवल्स में घूमता है, हमने कुछ भी नहीं देखा है। हमने क्या देखा है, जब ये इस लेवल से इस लेवल में जाएगा और हायर से लोअर जंप करेगा, तो इस बीच में कुछ फोटोन एमिट करेगा, उस फोटोन को हम एक प्रिज्म के थ्रू पास करा के क्या करते, उस करस्पॉन्डिंग एनर्जी को उसके अलग अलग वेवलेंथ में क्या करते, स्प्लिट कराते, और उस लाइन को हम लोग यहाँ पर स्पेक्ट्रोग्राफ में ऑब्जर्व करते हैं, वेव नंबर स्केल, सही बात है, इतना क्लियर है सबको। तो किसी का इंटेंसिटी कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, इंटेंसिटी ज्यादा है मतलब वो जो करस्पॉन्डिंग फोटोन वाले है ट्रांजिशन है वो ज्यादा हो रहा है, और कम है मतलब कम हो रहा है, क्लियर है इतना। चलो, तो अब बेसिक क्वेश्चन आ रहा है कि ये ट्रांजिशन तो ऐसा हो रहा है, तो एक्चुअल में जब बोहर्स मॉडल दिया गया था, तो बोहर सर ने बोला था कि ट्रांजिशन ऐसे पॉसिबल है, तो हमें एक लाइन दिख रहा था, बाजू में ये दूसरा लाइन दिख रहा था, तीसरा लाइन दिख रहा था,
लेकिन जब हम लोग टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े तो जब हाई रेजोल्यूशन इक्विपमेंट्स में इस सिंगल लाइन को हमने देखा तो स्पेक्ट्रोग्राफ में हमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये लाइन भी ना इस लाइन में भी एक लाइन स्प्लिटेड है 5 लाइन में। इसका मतलब क्या, एक लाइन इंडिकेट करता है एक दो एनर्जी लेवल के बीच का ट्रांजिशन, इसका मतलब क्या, एक ट्रांजिशन करेस्पॉन्ड्स टू वन लाइन। सो यहां पर हम लोग को एक सिंगल लाइन को जब जूम करके देख रहे हैं तो हमें कैसा दिखाई दे रहा है, 5-6 लाइनें उसमें, उसके अंदर 5-6 लाइनें, मतलब एक सिंगल लाइन में हम लोग जूम करें तो हमें 5 लाइन दिख रहा है। इसका मतलब क्या, वहां पर 5 करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन हुआ रहेगा और इसका जो बीच का डिफरेंस है ना ज्यादा नहीं होता। ये इंडिकेट करता है कि उस एनर्जी लेवल्स का जो एक एनर्जी लेवल था अब स्प्लिट हो गया 5 में और उनके बीच का गैप भी बहुत ज्यादा नहीं है। इतना क्लियर है? इसका मतलब क्या, फाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, किसी भी एक स्पेक्ट्रल लाइन का उसके कंपोनेंट्स में क्या होना, स्प्लिटिंग होना, उसी को हम कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर। अब यहां पर हम पढ़ रहे थे हाइड्रोजन के बारे में, बोयर्स मॉडल में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा था और हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में। सो यहां पर हम लोग बोल रहे स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू सेवरल क्लोज डिस्टिंक्ट कंपोनेंट व्हेन ऑब्जर्व अंडर इक्विपमेंट ऑफ हाई रिजोल्यूशन। क्लियर है? जो हमने बोला वही लिखा है, इतना सबको क्लियर है? चले, अब फाइन स्ट्रक्चर बोयर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो यहां पर 1916 में समरफील्ड सर आए। अब समरफील्ड सर का स्टोरी बहुत ही मतलब यार यूनिक है। मतलब उन्होंने बहुत मेहनत किया, बट उन्होंने इतना मेहनत किया फिर भी उनका जो रिजल्ट है, मतलब हमेशा जो एक्सपेरिमेंट का आउटपुट है वो गलत, मतलब फेल ही हुए, उनका जो मॉडल है वो फेल ही हुआ। सही बात है, फिर भी वो कभी भी हार नहीं माने। अब वो मेन चीज हम लोग यहाँ पर देखना है, उनका डेडिकेशन। हार मान के भी बार गिरने के बाद भी वापस से उठ जा रहे थे। अब देखो पहला क्या हुआ, उन्होंने अटेम्प्ट किया फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। सही बात है, तो बोयर्स मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो समरफील्ड सर आया 1916 में, उन्होंने ट्राई किया इस फाइन स्ट्रक्चर को, हाइड्रोजन के फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। अब वो कोशिश में उन्होंने कुछ क्या किया, बोयर सर का जो मॉडल है ना उसी को एक्सटेंशन दे दिया। सही बात है, उस मॉडल में कुछ चेंजेस लाया, उसी का एक्सटेंशन दे दिया। तो इसीलिए हम इस टॉपिक का नाम कह रहे हैं समरफील्ड एक्सटेंशन टू बोयर्स मॉडल। क्लियर है इतना? अब एक्सप्लेन करना था फाइन स्ट्रक्चर, तो क्या किया, एक्सटेंशन ऑफ बोयर्स मॉडल। तो अकॉर्डिंग टू बोयर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन घूमता था सर्कुलर ऑर्बिट्स में, तो इन्होंने बोला सर्कुलर ऑर्बिट के साथ साथ बोयर्स के जो सर्कुलर ऑर्बिट्स है ना, इसके साथ साथ इसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, अराउंड में एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में भी घूम सकते हैं। क्या बोला, सर्कुलर ऑर्बिट के साथ साथ, सर्कुलर ऑर्बिट में ही घूमेगा, साथ में उसके सराउंडिंग में वो उस एलिप्टिकल ऑर्बिट में भी घूम सकता है, इसका भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर पहला असम्पशन था कि सर्कुलर ऑर्बिट के साथ साथ क्या होना चाहिए, एलिप्टिकल ऑर्बिट भी पॉसिबल है। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ पॉसिबल है बोला, तो क्या बोला, एलिप्टिकल ऑर्बिट का जो कंसेप्ट था वो इंट्रोड्यूस कराया। सही बात है। तो नेक्स्ट देखो, ही इवैल्यूएटेड द साइज एंड शेप ऑफ द अलाउड एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। तो उन्होंने इस एलिप्टिकल ऑर्बिट का शेप, साइज, एनर्जी, इसके जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी होता है वो भी कैलकुलेट किया था। तो अभी हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे किया था, क्या किया था। सही बात है। अब जैसे कि हम बोल रहे कि इलेक्ट्रॉन एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा, तो ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है। सही बात है। अब यहां पर हमने बोला न्यूक्लियस है, इस वाले सेमी मेजर एक्सिस को हम लोग बी से डिनोट कर रहे हैं, सेमी मेजर एक्सिस को ए से डिनोट कर रहे हैं। सही बात है। ये इलेक्ट्रॉन है जो वेलोसिटी v के साथ, लीनियर वेलोसिटी v के साथ यहां पर मूव कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है इतना? तो अब जैसे कि देखो क्वेश्चन आता है एलिप्टिकल ऑर्बिट पॉसिबल है, तो जब रदरफोर्ड सर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, तो रदरफोर्ड सर के हिसाब से क्या था कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमेगा। तो बोयर सर ने बोला था कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा तो यार इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग में तो बहुत सारा सर्कुलर ऑर्बिट पॉसिबल है। तो उन्होंने तो बोयर सर ने क्या किया था, इसमें क्वांटम कंडीशन अप्लाई किया था। अब क्वांटम कंडीशन क्या था, क्वांटम कंडीशन था L इक्वल्स टू NH/2π। सही बात है। तो उन्होंने बोला सब सारे सर्कुलर ऑर्बिट में वो नहीं घूमेगा, वो कुछ पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमेगा जो कि इस क्वांटम कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इस वैल्यू के इक्वल हो उसको वो
फॉलो करेगा उस ऑर्बिट का ही पॉसिबल होगा इलेक्ट्रॉन का मोशन। सही बात है। तो सिमिलरली यहां पर अगर हम लोग इलेप्टिकल ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस के अराउंड कितना नंबर ऑफ इलेप्टिकल ऑर्बिट पॉसिबल है, वहां पर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेप्टिकल ऑर्बिट पॉसिबल है। तो हमें कौन सा इलेप्टिकल ऑर्बिट लेना है, अब वापस से एक क्वेश्चन आ गया कि कौन सा इलेप्टिकल ऑर्बिट ले। तो वहां पर जो बोहर सर ने किया था क्वांटम कंडीशन इंपोज, यहाँ पर समरफेल्ड सर ने भी बहुत ही रिगरस मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने एक फॉर्मूला पे अराइव हुए और वो क्वांटम कंडीशन क्या है वो बोलते हैं, फॉर्मूला नहीं बोलेंगे, क्वांटम कंडीशन बोलेंगे। वो इलेप्टिकल ऑर्बिट के लिए जो क्वांटम कंडीशन था ना, वो कंडीशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब देखने जाए तो ये क्वांटम कंडीशन कैसे आया उसका एक डेरिवेशन बन सकता है, बट अभी हम लोग उस डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारा अभी इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, साथ में ये दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा नहीं जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, अभी के लिए उसको अगर आपको फिर भी क्यूरियोसिटी है तो आप क्या करो, राजकुमार करके एक बुक है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा का, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो, उसमें पूरा डेरिवेशन दिया हुआ है। फिर भी अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो आप इस चीज को रीड कर लेना। सही बात है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वांटम कंडीशन कहां से आया उस पर जा रहे हैं, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पे नहीं जा रहे। सही बात है। चलो, तो अब वो क्वांटम कंडीशन एलिप्टिकल ऑर्बिट पे क्या था वो देखते हैं। सो क्वांटम कंडीशन ऑन elliptical orbit is b upon a is equals to k upon n r plus k, जिसको मैं b upon a is equals to k upon n भी लिख सकता हूं, जहां पर मेरा n किसके इक्वल है, n r प्लस, जहां पर मेरा n किसके इक्वल है, n r प्लस k। सही है। अब देखो इसका मतलब क्या है कि क्वांटम कंडीशन ये था कि सेमी माइनर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस का जो रेशियो लेंगे ना वो किसके इक्वल होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल्स टू k अपॉन एन आर प्लस के, और एन आर प्लस के का मतलब होता है n। ठीक है, तो k अपॉन n के इक्वल होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि सर b और a का तो पता है हमें, b मतलब सेमी माइनर एक्सिस, a मतलब सेमी मेजर एक्सिस, वो जो लेंथ ये है, लेकिन k और n का मतलब क्या है और ये nr का मतलब क्या है। तो यहां पर k का मतलब होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर और nr का मतलब होता है रेडियल क्वांटम नंबर, और n का मतलब होता है टोटल क्वांटम नंबर, और यू कैन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो जो एलिप्टिकल ऑर्बिट में कंडीशन था वो है ये b अपॉन a, दैट इज सेमी माइनर एक्सिस टू सेमी मेजर एक्सिस का जो रेशियो है इट शुड बी इक्वल्स टू k अपॉन n, जहां पर k क्या है, k है अजीमुथल क्वांटम नंबर, n क्या है टोटल क्वांटम नंबर और आल्सो नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड nr इज रेडियल क्वांटम नंबर। सही बात है। अब ये जैसे कि क्वांटम नंबर से किसी एक स्टेट को बताने के लिए डिनोट करते हैं हम लोग, तो उसका कुछ वैल्यूज भी होता है। तो यहाँ पर इन क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर इन क्वांटम नंबर्स का जो वैल्यू पॉसिबल्स है अब वो देखते हैं हम। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं फर्दर रफ करता हूं और आगे बढ़ता हूं। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जो क्वांटम नंबर से वैल्यू लेते हैं वो होता है n इक्वल्स टू क्या k क्या वैल्यू लेता है, k वैल्यू लेता है 0, k लेता है वैल्यू 1 2 3 ऐसे वैल्यू,
और एन आर वैल्यू लेता है 0, 1, 2 ऐसे वैल्यू, और एन वैल्यू लेता है 1, 2, 3 ऐसे करस्पॉन्डिंग वैल्यू। मतलब प्रिंसिपल काउंटर नंबर वैल्यूज लेता है 1, 2, 3, 4 इंटीजर्स वैल्यू, और रेडियल काउंटर नंबर जो वैल्यूज लेता है वो है 0 से लेके और बाकी पूरा इंटीजर्स 0 को इंक्लूड करके। सही बात है। और के भी लेता है 1, 2, 3 वैल्यू इंटीजर्स वैल्यू एक्सक्लूडिंग 0। सही बात है। तो ये वैल्यूज तो आपको समझ में आ गया होगा। बट अब आगे बढ़ते, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है। जो नेक्स्ट पार्ट है, देखो क्वांटम कंडीशन तो सबको समझ गया कि कौन सा इलेप्टिकल ऑर्बिट पॉसिबल है, और इलेप्टिकल ऑर्बिट तो पॉसिबल था इनफाइनाइट नंबर, लेकिन क्वांटम कंडीशन इंपोज किया गया जो कि क्या है, B/A शुड बी इक्वल्स टू K/N। तो अब उन्हीं इलेप्टिकल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा जिसके लिए ये कंडीशन क्या हो, फॉलो होती हो। सही बात है। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं जो कि है साइज एंड शेप ऑफ elliptical orbits, size and shape of elliptical orbit। सो अगेन इसके लिए जो हमें a का वैल्यू है, मतलब जो मेरा मेजर एक्सिस है उसका वैल्यू होता है, उसका वैल्यू मुझे मिलता है n² a0 बाय z, एंड b का वैल्यू मिलता है, मुझे मिलता है nk/z इंटू a0, जहां पर मेरा वेयर a0 इज बोहर रेडियस। अब बोहर रेडियस मतलब क्या, जहां पर बोहर का n=1 था ना, n=1 रखने पे जो रेडियस मिलता है सबसे छोटा वाला रेडियस, वो है हमारा बोहर रेडियस a0। सही बात है। इतना सभी को क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या बता रहे हैं, अगर मैंने A और B बताया, इसका मतलब क्या, मैंने इस इलेप्टिकल ऑर्बिट का A और B बता दिया, तो इसका मतलब क्या, ऑर्बिट का क्या बता दिया, पूरा शेप बता दिया, और उसका A और B भी बता रहा, तो मैं साइज भी बता रहा हूं। तो इलेप्टिकल ऑर्बिट का साइज और शेप बता रहे हैं हम लोग। सही बात है। अगेन इसके लिए भी क्या किया था, कुछ कैलकुलेशंस थे, एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसका ही कंटिन्यूएशन। आपको अगर जानना है तो आप बुक को फॉलो कर सकते हो। सही बात है। लेकिन हम लोग को अभी बुक को फॉलो मतलब क्या करना है, उस डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मेन कंडीशन है जिससे हमें समरफील्ड का जो मॉडल है पूरा अच्छे तरीके से समझ जाए, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ मेन टॉपिक्स को उठा रहे हैं, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। सही बात है। तो चलिए अब हम लोग को A और B का वैल्यू ये मिल रहा है। सही बात है। अब हम लोग देखते हैं कितना अलग अलग ऑर्बिट पॉसिबल है। अगर मैं बोलता हूं n=, तो पहला केस बोलते हैं n=1 है, और इसके करस्पॉन्डिंग k वैल्यू कितना लेता है, k=1 हो जाता है। सही बात है। n=1 के लिए k का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्यों बोलो क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने बताया नहीं आपको, क्योंकि n का वैल्यू क्या है, nr प्लस k। जब k का वैल्यू 1 होता है तो nr का वैल्यू क्या है, 0 ना। इसका मतलब क्या हो गया, 0 + 1, देयरफॉर n क्या ले रहा है, वैल्यू 1। सही बात है। जब n का वैल्यू 2 हो तो इसका दो वैल्यू पॉसिबल है, या तो 1 या तो 2, क्योंकि क्या हो जाएगा अगेन 0 + 1, एक तो ये पॉसिबल है, या तो 0 + 2, तो 2 कब मिलेगा, ये वाले में, और सेकंड में हो जाएगा 2 और ये 0, मतलब ये हो जाएगा, देखो ऐसा हो जाएगा 0 + 2, ये वाला कंडीशन हो जाएगा, और एक में हो जाएगा ये 1 और ये 1। सही बात है। तो ऐसा मतलब बहुत सारा पॉसिबल है। तो मैंने क्या बोला, n का क्या होता है, एडिशन ऑफ nr + k होता है ना। सही बात है। तो मुझे बताओ k=1 के, n=1 के करस्पॉन्डिंग k का वैल्यू होता है 1। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है या सर्कुलर ऑर्बिट है, कौन सा ऑर्बिट होगा, हम वो देखते हैं। अगर मेरा n=1 है तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, और हम लोग बोलते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के केस में z का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, z=1 हाइड्रोजन के लिए। सही बात है। तो अब यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, आपको क्या मिलता है, a विल बी इक्वल्स टू n² मतलब 1, तो a0 हो जाएगा, एंड b विल बी इक्वल्स टू अगेन a0। इसका मतलब क्या, मेरे एलिप्स का, एलिप्टिकल ऑर्बिट का सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस का वैल्यू इक्वल है, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल।
है कि नहीं, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या, मेरा ऑर्बिट क्या है, मेरा ऑर्बिट है सर्कुलर ऑर्बिट, जहां पर दिस इज ए नॉट एंड दिस इज आल्सो ए नॉट, सो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग लाइक दिस। बोलो इतना पार्ट क्लियर है क्या सबको? तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा, पहला केस जब n इक्वल्स टू 1 है और k इक्वल्स टू 1 है। अब सेकंड केस बोलते हैं n इक्वल टू 2 के लिए। चलो n इक्वल टू 2 के केस में क्या हो जाएगा, आप ही सोचो थोड़ा। n इक्वल्स टू 2 के केस में क्या हो जाएगा, अब ये रफ कर दो पूरा। चलिए n इक्वल्स टू 2 के केस में मैं बोलता हूं क्या वैल्यूज लेगा, n इक्वल टू 2 में, तो सेकंड केस हो गया n इक्वल टू 2, सो k का कितना वैल्यू पॉसिबल है, k का वैल्यू पॉसिबल है, पहला मैं बोलता हूं k इक्वल्स टू 2 एंड k इज इक्वल्स टू 1, k इज इक्वल्स टू 2 एंड k इज इक्वल्स टू 1, तो इसके करस्पॉन्डिंग a कितना वैल्यू लेता है, बोलो a वैल्यू लेगा, सॉरी a वैल्यू क्या लेगा, अगर मैं k इक्वल्स टू 2 रख रहा हूं n इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा 4a0, और जब n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग b का वैल्यू, k का वैल्यू मैं 2 रख रहा हूं, तो ये 2 हो जाएगा, सही बात है, 2 हो गया तो क्या हो गया, n का वैल्यू भी 2 है, तो ये अगेन b का वैल्यू क्या मिल जाएगा 4 टाइम्स a0, सही बात है। इसका मतलब क्या, अब रुको, इतना रुको, दोनों के लिए a और b का वैल्यू क्या मिल रहा है, सेम, अब इसके लिए भी निकाल लेते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो n इक्वल टू 2, तो सेम चीज 4 टाइम्स a0 हो जाएगा, और जब k इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 2, तो क्या हो जाएगा, b विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स a0, सही बात है। इतना क्लियर है यार, इसमें कुछ हम लोग ने बड़ा चीज नहीं किया, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके जो वैल्यू आ रहा है a और b का वो फाइंड किया, सही है। चलिए अब देखो इसको प्लॉट करके देखते हैं, चलो इसको प्लॉट करते हैं, तो पहला तो क्या मिलेगा, k इक्वल्स टू 2, पहले मैं k इक्वल्स टू 1 के लिए बनाता हूं, k इक्वल्स टू 1 के लिए कुछ ऐसा बनेगा, और k इक्वल्स टू 2 के लिए कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया 1 के केस में, ये हो गया 2 के केस में, दिस इज फॉर k इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज फॉर k इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पर ये जो मेरा, यहाँ पर ये कितना है 4a0, यहाँ पर ये कितना है 2a0, और यहाँ पर ये जो रेडियस का वैल्यू कितना है 4a0, क्लियर है इतना, तो समझा। इसका मतलब क्या, n इक्वल टू 2 के लिए k का वैल्यू 1 और 2 पॉसिबल है, तो k इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट करेगा सर्कुलर ऑर्बिट को, और k इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट करेगा एलिप्टिकल ऑर्बिट को, सही बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड केस के लिए भी देखते हैं n इक्वल टू 3 का वैल्यू। चलो फिर थर्ड केस n इक्वल टू 3 है, तो k का कितना वैल्यू पॉसिबल है, k इक्वल्स टू 3, k इक्वल्स टू 2, k इक्वल्स टू 1। अब k इक्वल्स टू 3 के करस्पॉन्डिंग कितना वैल्यू पॉसिबल है, अगेन a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलो k इक्वल्स टू 3 है, तो ये 3 हो गया, तो 9a0, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 3, और ये भी 3, तो ये क्या हो जाएगा 9a0, सही बात है। और k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2, n इक्वल टू क्या है, ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 9a0, और जब k का वैल्यू 2 रखोगे इसको 3 को, तो क्या मिलेगा 6a0, और इसके लिए क्या मिलेगा, अगेन a का वैल्यू क्या रखा है n ना, तो 9a0 ही मिलेगा, और b का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, देखो यहाँ पर रखो, सॉरी k इक्वल्स टू 1 एंड n इक्वल टू 3, सो मिलेगा 3 टाइम्स a0 हाइड्रोजन एटम के केस में। सो यहाँ पर हमें 3 वैल्यूज मिल रहा है n इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग, इसका मतलब क्या, कितना ऑर्बिट बनेगा, 3 ऑर्बिट बनेगा। पहला k इक्वल्स टू 1 के लिए, जो कि कैसा होगा बोलो, अगेन एलिप्टिकल। दूसरा k इक्वल टू 2 के लिए, अगेन एलिप्टिकल ऑर्बिट, क्योंकि a और b का वैल्यू सेम नहीं है। और तीसरा k इक्वल टू 3 के लिए, यहां पर भी a और b का वैल्यू क्या है, सेम है, यहां पर सेम नहीं है। इसका मतलब क्या, 2 एलिप्टिकल ऑर्बिट और एक सर्कुलर ऑर्बिट। तो बनाते हैं, तो कैसा बन जाएगा कुछ ऐसा बनेगा ना यार, देखो एक तो सर्कल बनेगा बड़ा सा, एक छोटा सा, इसमें अगर मैं ये बोल दूं तो कुछ एक ऐसा ऑर्बिट बनेगा, और एक कुछ और बड़ा बनेगा जिसपे मेरा ये वैल्यू कुछ ऐसा रहेगा, सही बात है। तो ये रहेगा k इक्वल टू 3 के लिए, ये रहेगा k इक्वल टू 2 के लिए, ये रहेगा k इक्वल टू 1 के लिए। बोलो इतना चीज क्लियर रहेगा सबको।
तो 3 ऑर्बिट पॉसिबल हो रहा है। ऐसे देखने जाए तो 4 के लिए भी कर सकते हैं, 5 के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर नई बात सीखने को क्या मिला, बोहर सर के हिसाब से सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट मिल रहा था, बट समरफेल्ड सर ने बोला कि सर्कुलर ऑर्बिट के साथ साथ क्या होगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट भी होगा। और एक एंड के करस्पॉन्डिंग देखो मेन चीज समरफेल्ड सर का मेन चीज, बोहर सर के मॉडल के हिसाब से n का वैल्यू 1 तो एक ऑर्बिट, n का वैल्यू 2 तो दूसरा ऑर्बिट, n का वैल्यू 3 तो तीसरा ऑर्बिट, सिंगल लाइन। सही बात है, कुछ नहीं उसमें फर्दर। लेकिन समरफेल्ड सर के हिसाब से अगर 3 ऑर्बिट पॉसिबल है ना, इसका मतलब क्या, ये तीनों का एनर्जी कुछ रहेगा। तो जब इन्होंने इसके करस्पॉन्डिंग जब एनर्जी भी निकाला ना, तो एनर्जी का वैल्यू क्या मिला, अगेन सेम मिला जो बोहर मॉडल के थ्रू मिला था एनर्जी का वैल्यू। समरफेल्ड सर ने जो एक्सटेंशन किया उससे भी हमें क्या मिल रहा है, यही वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब क्या, हमारे एनर्जी में कोई भी स्प्लिटिंग हो रहा है क्या ये फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर पा रहा है, नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, एनर्जी का वैल्यू अगर सेम है, इसका मतलब क्या, कोई भी फर्दर उस लेवल को स्प्लिट करा पाया क्या, नहीं। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पर क्या नया चीज देखने को मिला, यहाँ पर जो नया चीज है, बिकॉज ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट कंसेप्ट हमें मिल रहा है एक डीजेनरेसी। देखो यहाँ पर ये फेलियर है, पहला जो अजम्पशन था एलिप्टिकल ऑर्बिट का, मैं नो डाउट बोलता हूँ फेलियर है। लेकिन मतलब फेलियर क्यों है, क्योंकि एनर्जी का वैल्यू तो अगेन वही मिल रहा है ना। इसका मतलब क्या, उसने मतलब इसमें कोई नया एनर्जी का वैल्यू ऐड नहीं किया, तो कोई नया लेवल बनेगा क्या, नया लेवल नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर डीजेनरेसी तो बनेगा। डीजेनरेसी का मतलब क्या, सर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डीजेनरेसी। तो डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं बोलूं 3 स्टेट है, ठीक है, मैं बोलता हूं समझो 3 स्टेट है। एक स्टेट है, अभी थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं, psi1 psi2 psi3। क्या बोला, psi1 psi2 psi3, तीनों का मैं बोल रहा हूं, तीनों का सेम एनर्जी है, मैं बोलता हूं ई नॉट। क्या बोला, देखो 3 क्वांटम स्टेट है, एक psi1 एक psi2 एक psi3। थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स बोल रहे हैं, बट डीजेनरेसी समझ जाए तो आना ही पड़ेगा। 3 स्टेट है, psi1 psi2 psi3, तीनों का एनर्जी क्या है, सेम है, ई नॉट। इसका मतलब क्या, दिस 3 स्टेट्स आर डीजेनरेट। सही बात है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 फोल्ड 2 फोल्ड या 3 फोल्ड। 3 स्टेट का सेम है मतलब क्या हो जाएगा, 3 फोल्ड डीजेनरेसी। क्लियर है इतना। सो एलिप्टिकल ऑर्बिट के कंसीडरेशन के बावजूद हमें एनर्जी का लेवल क्या मिल रहा है, समरफेल्ड सर को एनर्जी का लेवल क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है जो बोहर सर को मिल रहा था। इसका मतलब क्या, कि हमने जो कंसीडर किया था एलिप्टिकल ऑर्बिट का कंसेप्ट, उसने कोई नया एनर्जी लेवल को एड अप किया क्या, नहीं। सही बात है, सिर्फ एनर्जी लेवल को ऐड नहीं किया, क्या किया था, सिर्फ मेन चीज हमें पता है कि डीजेनरेसी का कंसेप्ट। सही बात है। तो समरफेल्ड सर का जो पहला अजम्पशन था कि एलिप्टिकल ऑर्बिट, उसकी वजह से हमें कोई भी एनर्जी के वैल्यू में चेंजेस नहीं मिला तो सिर्फ डीजेनरेसी का कंसेप्ट मिला। ठीक है, अब इतना होने के बाद यहाँ पर अगेन वापस से फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए फेल हो गए। तो यहाँ पर वो बहुत टूट चुके थे, फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया और आ गए, उन्होंने नया चीज के साथ बाउंस बैक किया, जो है रिलेटिविस्टिक करेक्शन। तो समरफेल्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो ये था दूसरा अजम्पशन यार। उन्होंने बोला क्यों ना मैं इलेक्ट्रॉन को रिलेटिविस्टिक ट्रीटमेंट जैसा दूं, इलेक्ट्रॉन को रिलेटिविस्टिक ट्रीटमेंट दूं। सही बात है। तो उसमें इन्होंने क्या किया ना, अब जो रिलेटिविटी यूज किया ना, वो क्या यूज किया है, देखो क्लासिकल रिलेटिविटी। अब मैं क्लासिकल रिलेटिविटी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रिलेटिविटी 2 टाइप का है, एक है क्लासिकल रिलेटिविटी, एक है क्वांटम मैकेनिकल रिलेटिविटी। क्लियर है। तो यहां पर यूज किया था क्लासिकल रिलेटिविटी। इतना क्लियर है क्या सबको। चलो, तो जब मैं इनर इलेक्ट्रॉन के v/c की बात करूं, मतलब उसके जो वेलोसिटी के और लाइट को कंपेयर करूं, वेलोसिटी ऑफ इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और लाइट के स्पीड को कंपेयर करूं, तो उसका वैल्यू मुझे मिलता है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻2 और उससे भी कम। सो नो डाउट टोटल एनर्जी के जो ऑर्डर में चेंज हो रहा है वो हो रहा है 10⁻⁴। तो ये वैल्यू बहुत ही छोटा है, लेकिन नो डाउट ये स्प्लिटिंग, ये इतना ऑर्डर का है कि अपना जो स्प्लिटिंग हो रहा है ना, उसके लिए बहुत काफी है। उस चीज को, स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही सही चीज है। क्योंकि हमें यार एनर्जी लेवल में जो शिफ्ट हो रहा है,
एकदम हाई रिजोल्यूशन में देखें तभी तो हो रहा है, एकदम माइन्यूट सा हो रहा है ना, इसका मतलब क्या ज्यादा एनर्जी लेवल थोड़ी ना चेंज होगा, थोड़ा सा होगा ना। तो ये चीज हमें स्प्लिटिंग एक्सप्लेन करा सकता है, लेकिन अभी देखते हैं हम लोग कर पाता है या नहीं। क्लियर है। अब अगेन इसके लिए भी डेरिवेशन है, तो उस डेरिवेशन को अभी हम लोग नहीं देखेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब अभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, एनर्जी के फॉर्मूला पे आ रहे हैं, जो कि बोर सेल के डेरिवेशन के थ्रू, सॉरी बोर ने समरफेल्ड ने कुछ एक्सप्रेशन मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के बाद क्या निकाला, एनर्जी का वैल्यू निकाला था बाय रिलेटिविस्टिक करेक्शन। सही है इतना। चलो फिर एनर्जी का वैल्यू क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, जहां पर आर इंफिनिटी सबको पता है क्या होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट, जहां पर हमने कंसीडर किया था न्यूक्लियस के मास को इनफाइनाइट, Z इज अगेन एटॉमिक नंबर, Hc का वैल्यू सबको पता है, n स्क्वायर सबको पता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, K एजिमुथल क्वांटम नंबर, अल्फा फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। सही बात है। तो फर्दर अगर हम लोग देखो, हम लोग क्या करते हैं ना, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स में स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं ना, एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर इंडिकेट करते हैं, तो वहां पर हम लोग उसका टर्म वैल्यू बताते हैं। अब टर्म वैल्यू का मतलब क्या है, टर्म वैल्यू बताने के लिए किसी भी एनर्जी को, उसके एनर्जी को किससे डिवाइड कर दो, माइनस Hc से। तो यहाँ पर सेम चीज किया, हमें ये वैल्यू मिल रहा है। तो अगर फर्दर मैं इस चीज को स्प्लिट करा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो स्प्लिट कराने के बाद मुझे कुछ ये दो टर्म्स मिल रहे हैं। अब ये चीज देखो यार, ये चीज सेम ही है ना, जो बोहर का जो एनर्जी मिला था बोहर मॉडल के थ्रू, सेम है। इसका मतलब क्या, ये क्या है, बोहर एनर्जी, बट इसमें कुछ एडिशन है। अब ये एडिशन क्या है, ये चीज है अपना रिलेटिविस्टिक करेक्शन बाय समरफेल्ड। सही बात है। तो यही से इसी टर्म से हमें क्या मिल रहा था, एनर्जी में अपना तो स्प्लिटिंग हाई होगा लो होगा, मतलब स्प्लिटिंग दिखेगा, कंफर्म है। क्लियर है इतना। सो अगर मैं आर इंफिनिटी और अल्फा का वैल्यू लिखता हूं, जो कि कांस्टेंट है वैल्यू, अगर हम लोग इसको रख के निकालते तो हमें 5.84 इंटू सेंटीमीटर इनवर्स मिल रहा है। सही बात है। तो जब टर्म शिफ्ट का वैल्यू अगर मैं इसको लिखने जाऊं, तो क्योंकि मेरा जो शिफ्टिंग है इसी टर्म की वजह से हो रहा है ना, तो ये मेरा टर्म शिफ्ट है ड्यू टू रिलेटिविस्टिक करेक्शन। सो दिस इज द टर्म शिफ्ट। क्लियर है। सो जो ब्रैकेट में रखा ना मैंने, रेड वाले ब्रैकेट में, इट इज कॉल्ड एज टर्म शिफ्ट ड्यू टू रिलेटिविस्टिक करेक्शन बाय समरफेल्ड। सो देखो अब इसकी वजह से हमारे लेवल्स में क्या शिफ्टिंग आता है, क्या ट्रांजिशन होता है, वो सब देखेंगे हम लोग। पहले आप लोग इतने चीज का क्या करो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, नोट्स बना लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो देखते हैं एनर्जी शिफ्ट के करस्पॉन्डिंग क्या क्या वैल्यू आता है अगर हम लोग निकालने जाए डिफरेंट एन और के लिए। तो n इक्वल टू 1 के लिए k का वैल्यू एक ही होता है 1, और n इक्वल टू 2 के लिए k का वैल्यू पॉसिबल है 1 और 2, 3 के लिए 1, 2 और 3। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर तुम डेल्टा टी के फॉर्मूला में n और k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको ये वैल्यूज मिलते हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। और इनके बीच का जो स्पेसिंग है, ये लेवल, वो है ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू। ठीक है। तो अब अगर हम लोग इस चीज का प्लॉटिंग करते हैं, मतलब बोहर एनर्जी लेवल करस्पॉन्डिंग टू n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3, तो हमें कुछ बोहर का n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू ऐसा मिल रहा है। अब क्वेश्चन आता है n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 ही क्यों लेना है, क्योंकि हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं फाइन स्ट्रक्चर, और वो भी किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। और हाइड्रोजन के लिए हम लोग बोल रहे हैं पाल्मर सीरीज के लिए, जिसमें 3 से 2 पे ट्रांजिशन कर रहा है, इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं। और जो समरफेल्ड का जो देखो, समरफेल्ड का क्या हो रहा है, इसमें n इक्वल टू पे 2 स्प्लिटिंग है और n इक्वल टू 3 पे 3 स्प्लिटिंग है। अब ये एक क्वेश्चन आता है कि ये बोहर लेवल से नीचे ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखो डेल्टा टी का वैल्यू क्या है, माइनस E/Hc। हम लोग ने यहाँ पर नेगेटिव साइन बोला है ना, इसके लिए अगर एनर्जी लेने जाए तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब क्या, एनर्जी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव मतलब लोअर साइड में जाएगा ना, इसीलिए जो शिफ्टिंग है वो लोअर साइड में। इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते, अगर हम लोग देखते हैं, अब ये तो लेवल्स तो बन गया, इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B, इसको बोल दिया 1, 2, 3। सही बात है। करस्पॉन्डिंग टू K इक्वल टू 1, 2 and 3। अब मैं बोलता हूँ अगर मैं यहाँ पर अभी स्प्लिट, जो देखो एक्चुअल में हम लोग को एनर्जी लेवल तो दिखता नहीं है, हम लोग को दिखता है तो सिर्फ क्या दिखता है, ये जो ट्रांजिशन होता है वो। सही बात है। अब ये ट्रांजिशन कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल होगा वो देखते हैं। वो हमको कैसे पता चलता है ट्रांजिशन, वो हम लोग को पता चलता है सिलेक्शन रूल से। तो सिलेक्शन रूल फॉर ट्रांजिशन इज गिवन बाय क्वांटम मैकेनिक्स। किधर से मिलता है, क्वांटम मैकेनिक्स से। सो डेल्टा के वही पॉसिबल वैल्यू ले सकता है जिसके लिए क्या हो, वैल्यू क्या हो सकता है, या तो +1 या तो -1। क्लियर है।
चलो, तो ऐसा 3 ही वैल्यू पॉसिबल है। जंप करेगा 1 से 2 पे, या तो 2 से 1 पे, या तो 3 से 2 पे। क्लियर है? तो ये 3 स्प्लिटिंग ही पॉसिबल है। मतलब हम लोग को ट्रांजिशन कितना मिल रहा है? 3। तो ये है हमारा वेव नंबर स्केल में या स्पेक्ट्रोग्राफ पे 3 अपने को ऐसा इंटेंसिटी मिलेगा, 3 ऐसा लाइन मिलेगा करस्पॉन्डिंग टू दिस 3 ट्रांजिशन। अब देखो, बोहर लेवल जो 1 था, एक स्प्लिटिंग हो रहा था 3 से 2 पे, एक ही लाइन मिल रहा था। अब कितना ट्रांजिशन मिल रहा है? एक के जगह में 3। क्लियर है? इतना 3 ट्रांजिशन मिल रहा है। लेकिन यहां पर ये चीज ऐसा सही है, मैक्सिमम मिल रहा है 1A का और 3, उसके बाद 2B का, उसके बाद 3A का। अब एक्सपेरिमेंटली जब हम लोग ने देखा ना, एक्सपेरिमेंटल डेटा के थ्रू, तो हम लोग को कुछ ऐसा मिल रहा है स्पेक्ट्रोग्राफ में। सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलता है इधर 2B का इंटेंसिटी कम है, मैक्सिमम 1A का है, और यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है एक्सपेरिमेंटली? 2B। क्लियर है? और सबसे मिनिमम मिल रहा है 3A का। और इसमें देखो 2 चीज ऐड हो रहा है, एक तो ये ऐड हो रहा है और एक तो ये ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या? एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट है उसमें हम लोग को जो ट्रांजिशन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? एक लेवल स्प्लिट हो रहा है कितने में? 5 में। मतलब एक ट्रांजिशन के जगह में हमको कितना मिल रहा है? 5 ट्रांजिशन। लेकिन अकॉर्डिंग टू समरफील्ड हमको कितना मिल रहा है? 3। कितना मिल रहा है? 3। एक तो ये हो गया, और हम लोग को ये जो लेवल मिल रहा है 3B और 1 है। अब 3B को देखो ना, 3B का मतलब क्या है? 3 से जंप कर रहा है B पे, सॉरी 3 से जंप कर रहा है B पे, मतलब k = 1 से k = 1 पे कर रहा है। सिलेक्शन रूल क्या बोलता है भाई? या तो तेरा 1 होगा या तो तेरा -1 होगा। क्या मिल रहा है तुमको? मिल रहा है 0। तो बोलो सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रहा है क्या? मतलब तुमने जो चीज बोला उसी को ये क्या कर रहा है? फॉरबिड कर रहा है। इसका मतलब क्या? यहां पर हम लोग का ये चीज भी क्या हो गया है? गलत। क्लियर है? सो इधर से हमें पता चलता है कि समरफेल्ड का जो भी थियरी था, रिलेटिविस्टिक करेक्शन, नो डाउट उसने 3 स्प्लिटिंग तो दिया, बट उसने कंप्लीट वो चीज कंप्लीटली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो यहां पर सेकंड एजम्पशन भी समरफेल्ड का यहां पर फेल होते हुए साबित हुआ। सो इस तरीके से समरफेल्ड ने दोनों अजम्पशन लिया, बट दोनों क्या कर सके? दोनों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है? अब ये जो इसका एक्सप्लेनेशन है फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए हंसते रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और पढ़ते रहे।